तत्कालीन न्याय समिति के सभी सदस्यों के साथ मिलकर पूरा किया। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हिंदी भवन देश भर के हिंदी प्रेमियों की मदद से बना है, सहायता से बना है, और इसमें अपना योगदान देने वालों में से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। जिस सभागार में आप बैठे हैं उसका उद्घाटन श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। हिंदी भवन के गौरवमय इतिहास के साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कृष्णचंद्र पंत, कमलापति त्रिपाठी, नजमा हेपतुल्ला और पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी। इसके साथ ही भीष्म साहनी, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, श्रीलाल शुक्ल, विष्णु प्रभाकर जैसे साहित्यकार और पद्म भूषण बिरजू महाराज, पद्मश्री मालिनी अवस्थी, पद्मश्री श्री शेखर सेन जैसे कलाकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजश्री टंडन की ने अपनी मृत्युशैया पर व्यास जी से यह वचन लिया कि वो दिल्ली में हिंदी की ज्योति को कभी क्षीण नहीं होने देंगे और दिल्ली में हिंदी का एक गढ़ स्थापित करेंगे। फलस्वरूप उनके सपनों को साकार करने के लिए 1965 में यह भूखंड खरीदा गया। रजिस्ट्री तो हो गई, किंतु उसका कब्जा मिलने में 25 साल का संघर्ष लगा। 25 साल के बाद 1989 में श्री कृष्णचंद्र पंत द्वारा इसका शिलान्यास हुआ और आज ये हिंदी भवन आपके सामने उपस्थित है अपनी पूर्ण गरिमा के साथ। हिंदी भवन कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य को समर्पित है और हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास में सतत संलग्न हैं। हम इस प्रक्रिया के लिए, इस चीज़ को जारी रखने के लिए, इसके विकास के लिए सतत आयोजन करते हैं, विचार गोष्ठियाँ करते हैं, व्याख्यान मालाएं करते हैं और अनेक सारगर्भित प्रोग्राम्स हम यहाँ पर करते हैं, जिसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि यहाँ अभी समय नहीं है। किंतु 2 पुरस्कारों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी, जिसमें एक पुरस्कार है हिंदी रत्न समारोह, हिंदी रत्न सम्मान, और दूसरा पुरस्कार है व्यंग्यश्री सम्मान। 1-1 लाख रुपए की राशि का ये सम्मान है, जो किसी भी हिंदी संस्था द्वारा, गैर सरकारी हिंदी संस्था द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये पहला जो हिंदी रत्न सम्मान है, यह उन व्यक्तियों को, उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है जो स्वयं अहिंदी होते हुए भी, जिन्होंने हिंदी की प्रचार के लिए, विकास के लिए काम किया है। और इस श्रृंखला में हमने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, उड़िया, मणिपुरी तक ही नहीं, बल्कि जापान, ईरान और मॉरिशस के विद्वानों को भी, हिंदी प्रेमी विद्वानों को भी हमने पुरस्कृत किया है। व्यंग्यश्री पुरस्कार जो है वो हर वर्ष एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार को दिया जाता है और आज हिंदी भवन अपने संस्थापक की समग्र साहित्य का लोकार्पण करने जा रहा है। एक बेटी के रूप में जब मैं अपने पिता पंडित गोपाल प्रसाद व्यास के जीवन को देखने की कोशिश करती हूँ तो हैरत में पड़ जाती हूँ। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन जिले के एक छोटे से गांव परासौली में जन्मा है बालक, जिसकी शिक्षा भी सिर्फ 7 जमात तक हुई, जिसका विवाह भी 15-16 साल की उम्र में कर दिया गया, जिसके सन्यासी पिता ने उसको उसकी नवविवाहिता पत्नी के साथ यह कहकर निर्वासित कर दिया कि अब अपना गृहस्थ जीवन खुद चलाएं, और 1 रुपया और 1 लोटा देकर उन्हें निर्वासित किया गया, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक टीन की छत के नीचे की। रात दिन की कंपोजिटरी ने
जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली हो, वह कंपोजिटर से संपादक और प्रधान संपादक कैसे बना। उसने अपना समग्र साहित्य एक सहायक की सहायता से बोलकर लिखवाया, जिसने हिंदी भवन का निर्माण जब आंखों और कानों ने काम करना बंद कर दिया था, तब उसकी स्थापना का सोचा। मैं ये सोचती हूँ कि कैसे उन्हें गांधी से लेकर नेहरू तक, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक का स्नेह कैसे मिला, कैसे उन्होंने गांधी जी के आदेश पर सक्रिय राजनीति को छोड़कर हिंदी सेवा का मार्ग अपनाया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा दी हुई 1965 में जो उनको पद्मश्री मिली, उस सरकार में हिंदी की उपेक्षा को देखकर उन्होंने उसे वापस भी कर दिया, उसको लौटा दिया उसी सरकार को। मैं ये सोचती हूँ कि कैसे व्यास जी ने उन सब सीमाओं के साथ उनको कैसे बाबू गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, शिव मंगल सिंह सुमन, हरिवंश राय बच्चन और तमाम जैनेन्द्र जी, विष्णु प्रभाकर जी, एक बहुत लंबी लिस्ट है, उनको कैसे उनका इतनी मित्रता, इतना स्नेह, इतना सानिध्य मिला। मैं हैरत में पड़ जाती हूँ सोचकर। व्यास जी एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे। उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे आयाम हैं। वो हास्य सम्राट हैं, वो हास्य रसावतार हैं, वो जबरदस्त आयोजक हैं, संगठनकर्ता हैं, वो ब्रज भाषा की अद्भुत विभूति हैं, वो महान हिंदी सेवक हैं और वो एक समर्पित पत्रकार हैं। 5 दशक से भी ज़्यादा नारद जी खबर लाए लिखकर उन्होंने संभवतः विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पर उनके जीवन की सबसे खूबसूरत रचना, सबसे अद्भुत कृति यह हिंदी भवन है, यह हिंदी भवन है। आज उनके समग्र साहित्य का लोकार्पण माननीय हरिवंश जी जैसे साहित्य अनुरागी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। यह संपूर्ण हिंदी भवन, हिंदी जगत, हिंदी भवन के मंत्री मेरे बड़े भाई डॉक्टर गोविंद व्यास, जिन्होंने अपनी अस्वस्थता को दरकिनार रखकर इस रचनावली का संपादन किया, और नेशनल पब्लिशिंग कंपनी के संचालक श्री सुरेंद्र मलिक, जिनकी निष्ठा और जिनके समर्पण भाव के बिना यह काम नहीं हो सकता था। हम सभी आज आपकी उपस्थिति से उत्सवी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री हरिवंश जी एक संवेदनशील राजनीतिज्ञ हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, वे एक जुझारू पत्रकार हैं, एक सशक्त लेखक हैं और एक समर्थ संपादक हैं। उनकी राजनीतिक पत्रकारिता की और साहित्यिक रुझानों की सूझ की जो शुरुआत है, को जो गढ़ा है, वो 3 चीज़ों से गढ़ा गया है। पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है जयप्रकाश जी का आंदोलन, और तीसरा है देश में लगी इमरजेंसी। देश समय की उस बेचैनी के साथ, समय की उस बेचैनी, परिवेश की उस खलबली ने युवा हरिवंश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का आयाम दिया है, उसको गढ़ा है, और ये उनके समस्त रचना संसार में हमको नजर आता है। हरिवंश जी की पत्रकारिता के 3 बड़े आयाम हैं। पहला धर्मयुग, जिसके वो उप संपादक रहे। दूसरा आनंद बाजार पत्रिका की पत्रिका रविवार, जिसके वो सहायक संपादक रहे। और तीसरा और सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण प्रभात खबर,
जिसके वो प्रधान संपादक रहे। प्रभात खबर जो है वह चारा घोटाला और अन्य हाई प्रोफाइल जो घोटाले थे उनके खुलासों के लिए जाना जाता है। और जब हरिवंश जी ने प्रभात खबर का कार्यभार संभाला था तब ये एक मृत प्राय अखबार था, बिल्कुल मृत अखबार था। वहाँ से हरिवंश जी ने उसे उठाकर क्षेत्रीय पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता के एक नए अभूतपूर्व मापदंड के रूप में हमारे सामने हिंदी जगत को प्रस्तुत किया। अपनी सच्ची, खरी, निर्भीक, विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए उन्हें पत्रकारिता से संबंधित बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, माधवराव सप्रे पुरस्कार और आचार्य तुलसी सम्मान भी शामिल है। एक्सचेंज ऑफ मीडिया ने जो 50 श्रेष्ठ पत्रकार थे उनकी जो सूची बनाई थी उसमें उन्हें तीसरे नंबर पर रखकर मीडिया महारथी के संबोधन से नवाजा गया। यही नहीं, 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में जोहान्सबर्ग में जो हुआ वहाँ उन्हें उनकी विशिष्ट हिंदी सेवाओं के लिए उन्हें विशिष्ट सम्मान दिया गया। हरिवंश जी पत्रकारिता को समाज और राजनीति को बदलने का एक साधन मानते हैं, एक औजार मानते हैं, और इस औजार का उपयोग उन्होंने नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, संडे, फर्स्ट पोस्ट, इंडिया टुडे और तहलका जैसे अखबारों और पत्रिकाओं में अपने विचारशील लेखों के माध्यम से किया है। बहुत अच्छा उनके जो लेख हैं वो यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे जो विचारों को जो एक नई दिशा मिलती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक लेखक के रूप में, एक सशक्त लेखक के रूप में और एक समर्थ संपादक के रूप में हरिवंश जी ने पुस्तक जगत को 25 से ज़्यादा किताबें दी हैं और उनकी किताब पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर की जीवन पर आधारित उनकी किताब द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का विमोचन स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब संसद ग्रंथालय के परिसर में किया था। आज उन्हें अपने बीच पाकर न केवल हिंदी भवन, न केवल हिंदी जगत, न हम सब एक अभूतपूर्व संतोष, एक प्रसन्नता और एक सम्मान का अनुभव करते हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में उनका अभिनंदन करना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद रत्नावली जी, आपने हिंदी भवन, पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी और हरिवंश जी तीनों का बहुत शानदार परिचय दे दिया है। एक बार तालियां आप रत्नावली जोशी जी के लिए बजा देंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा गोपाल चंद्र मिश्र जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी का स्वागत करें। श्री गोपाल चंद्र मिश्र जी। मिश्र जी से अनुरोध है कि वो आदरणीय प्रभात कुमार जी का स्वागत करें। डॉक्टर श्रीमती अनु सिंह जी से अनुरोध है कि वो गोपाल चंद्र मिश्र जी का स्वागत करें। वो उधर है।
मिश्र जी से अनुरोध है कि वो पुनः अपने स्वागत कार्यक्रम में आ जाएं और सुरेंद्र शर्मा जी का स्वागत करें। मिश्र जी से अनुरोध है कि वह अशोक चक्रधर जी का स्वागत करें। श्री चिराग जैन जी का स्वागत भी आदरणीय गोपाल चंद्र मिश्र जी करेंगे। जब सभी का आप कर रहे हो तो मैं क्यों वंचित रहूंगा? मेरा गा भी कर दो। आदरणीय पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी के गांव से श्री हरि बाबू जी उपस्थित हैं, जो सूरदास जी का प्रसादी पटका लेकर आए हैं। मैं चाहूँगा कि वो आकर ये प्रसादी पटका अतिथियों को नहीं, इधर से अशोक चक्रधर जी, उधर से क्रम से। अब आप क्यों बाकी रहो? बस जी, हरि बाबू जी मैं रहेगा। और जिस कार्यक्रम के लिए हम उपस्थित हुए हैं, आदरणीय गोपाल प्रसाद व्यास जी के रचनावली के लिए, के लोकार्पण के लिए, जिन्होंने उनका संपादन किया, ऐसे डॉक्टर गोविंद व्यास जी का सम्मान मैं करूंगा। तेरह खंडों में ये रचनावली है और अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने इसका संपादन किया, भरपूर मन लगाकर। एक बार तालियां आदरणीय डॉक्टर गोविंद व्यास जी के लिए। सबसे पहले मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा गोपाल प्रसाद व्यास जी के प्रिय और व्यंग्यश्री पुरस्कार से सम्मानित हम सबके आदरणीय अशोक चक्रधर जी को, कि वो आएँ और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। एक बार तालियां बजाकर आप स्वागत करें आदरणीय अशोक चक्रधर।
श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन न्यास समिति की ओर से आयोजित इस पंडित गोपाल प्रसाद व्यास रचनावली लोकार्पण समारोह में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हरवंश जी जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया और श्रमपूर्वक काम किया लगता है रत्नावली कौशिक जी ने। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जाती हैं, लेकिन फिर ऐसा नहीं लगा कि छूट गई है कोई बात। सम्मान्य श्री प्रभात कुमार जी हिंदी भवन से पहले से जुड़े रहते हैं। वे स्वयं कवि हैं, वे राज्यपाल रह चुके और कैबिनेट सचिव रह चुके, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका कवि मैंने पिछली बार देखा था और मैं प्रभावित हुआ था। सुरेंद्र जी, अरुण जी इसलिए कि आज सारे फोटो तुम्हारे साथ खींचे गए हैं। गोविंद भैया, रत्ना, चिराग, हमारे श्री गोपाल चंद्र मिश्र जी जो हिंदी भवन के अध्यक्ष हैं, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और रत्ना, एक बात मैं कहूँगा, तुमने कहा कि व्यास जी ने नारद जी खबर लाए हैं और यत्र तत्र सर्वत्र और पत्रकारिता के 50 सालों में जो किया वो उनका श्रेष्ठतम कृतित्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा कृतित्व ये हिंदी भवन है। हम सब ताली बजाएं क्योंकि हम हिंदी भवन से जुड़े रहते हैं, चाहे हम श्रोता हों या वक्ता हों, मंचस्थ हों, और आधे से ज्यादा तो साहित्यकार मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के। लेकिन मैं एक संशोधन करना चाहता हूँ कि आदरणीय गोपाल प्रसाद व्यास जी की जो सर्वोत्तम कृतियां हैं वो यहाँ हैं। एक का परिचय दिया जा सकता है श्री गोविंद व्यास के तौर पे, और दूसरी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कृति है रत्नावली कौशिक, जिन्होंने इस रचनावली को संभव बनाया। उन्होंने आपको संभव बनाया। रचनावली के बारे में आदरणीय व्यास जी ने कहीं लिखा था, मैं लेके आया हूं, एक पूर्वानुमान उन्होंने किया था, और वो था कि मेरे न रहने पर मेरा कितना साहित्य छन कर बचता है, और पाठक, समाज के पाठक और साहित्य के समीक्षक उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं ये वे जाने और उनका काम जाने। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं जीवन नैया में सवार हुआ, सामने मजेदार थी और मेरे हाथ में हास्य रस की पतवार थी, और हंसते गाते उसे खूब लंबी उम्र तक मैं खेता रहा। पत्नीवाद, सालीवाद चला या नहीं चला, लेकिन इसके बहाने मैंने देश को लूटने वाले, सताने वाले और इस पर कब्जा बनाए रखने वालों की खूब खबर ली अपने स्थायी स्तंभों में, अपने लेखन में। मैं लगे हाथ सामाजिक विषमताओं और अन्यायों की बात भी कहता गया। साहित्य में मैंने नई जमीन तोड़ी या नहीं, इसका पता तो ठीक से वे बताएंगे जिनकी भूमि पर मेरे हल चले। वे भविष्य जानते थे कि उनकी भूमि पर हल चलाया जाएगा, और ये कारवां, ये मुहिम, ये अभियान, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और हम सब देख रहे हैं कि उनकी भूमि पर कितने लोगों ने निरंतर हल चलाया। और ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि अतीत तो व्यतीत हुआ और जाने देते हैं, लेकिन नहीं, हम कभी भी व्यास जी के योगदान को भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 13 खंडों में समायोजित की गई यह रचनावली होगी। वे ब्रजभाषा और पिंगल के महान विद्वान थे। न केवल ब्रजभाषा बल्कि बैसवारी, बुंदेलखंडी और हमारे ब्रजमंडल की जितनी भाषाएं हैं उनका ज्ञान उनको भरपूर था, क्योंकि वो घूमते थे, घुमंतु थे।
कवि सम्मेलन के माध्यम से घूमते थे और यूं अपनी जिज्ञासाओं के लिए घूमते थे। मथुरा तो आना जाना लगा ही रहता था। पारसौली में जन्मे थे तो वहाँ का पटका हमें पहनाया गया। हमने बहुत समायोजित करके रखा है पटका, हमने ऐसे ही मेज पे नहीं पटका। महाराज इसको बड़े सम्मान सहित हम लेके जाने वाले। तो एक महान हिंदी सेवी के तौर पर उनकी शुरुआत हुई थी। 1917 में वो अवतरित हुए थे और युवावस्था आते आते तक उन्होंने उस हिंदी को जिसके सामने टक्कर थी उर्दू से और फारसी से, उसके लिए हिंदी कैसे पढ़ी जाए उसका सरल अध्ययन नाम की पुस्तक लिखी। और ये लिखी थी साहब 1939 में, जब स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन भरपूर था और हम आज़ादी पाने की दिशा में बढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी सरल छंद। तीसरी का नाम है सरल अलंकार। जो कुछ था वो सरल था, वो गरल नहीं था, वो नुकसानदेह डोज नहीं थी। फिर उन्होंने थोड़ा आगे चल के नायिका भेद पर पहुंचे सन 42 में। तो वो चाहते थे कि हमारी रीतिकाल की, भक्तिकाल की जो परंपराएं हैं वे अक्षुण्ण बनी रहें और उनके बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर साहित्य में रुचि रखने वालों को तकलीफ न हो। हिंदी साहित्य पर समायोजित एक पुस्तक लिखी उन्होंने। ये सन 44 में लिखी और 45 में साहित्य मीमांसा। तो यानी आज़ादी मिलने से पहले तक वे साहित्यिक विमर्श केंद्रित थे और अकादमिक तौर पर हमारे देशवासियों को हिंदी से संपृक्त करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही 1947 आया और उनको लगा कि जो हम हिंदी के लिए चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा सा लेख लिखा कि हिंदी कैसे चले। हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब जीवन पर्यंत हिंदी नहीं सीख पाए तो अन्य लोगों से कैसे कहा जाए। समय निर्धारित किया गया था कि हिंदी को संपूर्ण तरह से राजभाषा मान लेने में 10 साल लगेंगे, तब तक हिंदी सीख लेंगे। तो जब देश के राष्ट्राध्यक्ष ही हिंदी नहीं सीख पाए, उनसे कहा भी गया तो क्यों सीखने लगे। सरकार के मुखिया को पहले हिंदी सिखाओ तब तो आगे जाओ। उस मुखिया को जिसकी सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया है और जिसका गृह मंत्रालय अपनी हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्षों से सरकारी कर्मचारियों को हिंदी पढ़ा रहा है, वह स्वयं नहीं पढ़ेगा तो बताओ हिंदी कैसे चले। कहते हो कि हिंदी को चलाओ, हिंदी कैसे चले जब हमारे मंत्रियों प्रधानमंत्रियों के पास हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए 4 शब्द भी नहीं है। उनकी समर्थ सरकार के पास एक क्षेत्र के लिए योजना है, दिशा निर्देश भी हैं, लेकिन न हिंदी के लिए कोई सार्थक योजना है और न संकल्प। उल्टे उनके संवाददाता सम्मेलन में जब कोई हिंदी में प्रश्न पूछता है तो उसे निरुत्साहित करने में वो सदैव अग्रणी रहती है। सरकारी कर्मचारी से वो अधिकारी कहते हैं कि हमें काम चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए। बताओ ऐसी हालत में हिंदी कैसे चले। वो बार बार सवाल करते हैं कैसे चले। पत्रकारिता में अंग्रेजी का वर्चस्व है, विद्यार्थी हिंदी पढ़कर धक्के खाते हैं। हिंदी नहीं चलेगी तो सच्ची धर्मनिरपेक्षता भी नहीं चलेगी, ये जान लीजिए। ये हिंदी ही है जो अमीर खुसरो, जायसी, रहीम रसखान और इंशाअल्लाह खां एक और तो दूसरी ओर जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर फादर कामिल बुल्के को साथ लेकर चलती है और अपने अपने धर्मों पर अड़े रहकर सभी जातियों और भाषाओं के लोगों ने धर्मनिरपेक्ष भाव से हिंदी की सेवा की। आज़ादी के आते ही हिंदी के अस्तित्व पर जो सवाल खड़े किए वो उन्होंने देखे, लेकिन वो सवाल भी ऊपर से नक्कार खाने में तोती की तरह बजे और शांत हो गए। तब उन्होंने सोचा पैंतरा बदला, अजीज सुनो। फिर वो अजीज सुनो की शैली में आ गए और तुम ना करोगे तो मत करो, हम तो हंस हंस के टारेंगे और तुम्हें जोर जोर से मारेंगे। तो हंस हंस के काम करने के लिए उन्होंने व्यंग्य विनोद का सहारा लिया। चले आ रहे हैं, हम चले आ रहे हैं। तो वो उनकी शैली, उनकी भंगिमा, उनकी मुद्रा, उनका तेवर, उनका तनाव जो भी था, उन्होंने फिर व्यंग्य को सौंप दिया और हास्य को सौंप दिया। व्यंग्य विनोद का खंड काव्य भी लिख मारा, अनारी नर, रंग जंग और व्यंग्य। जंग हमारी जारी रहेगी, रंग से रंगी हुई जंग होगी और व्यंग्य उसको आप
कहेंगे तो अच्छा लगेगा। ये तो उनका संकल्प कैसे बदला, हिंदी के साथ हास्य परिहास की ओर गया। कवि सम्मेलन एक नई शुरुआत के तौर पर एक ऐसा अनुष्ठान बन गया लाल किले से, आप आज कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन तब उसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ करता था। और बड़े बड़े कवि जिनका नाम अभी रत्नावली ले रही थी, उनके अतिरिक्त कितने महनीय लोग रहे। गुप्त जी आते थे। अब मैं ये बता दूं सर कि सन 1963 में मैं भी आया था लाल किले में, बाल कवि अशोक के रूप में आया था। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने मैथिली भूषण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी जी लोग लेके आए थे, मेरे पिता लेके आए थे, हरवंश राय बच्चन, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल दास नीरज, मेघराज मुकुल, इंद्रजीत सिंह तुलसी, श्याम नारायण पांडे, काका हाथरसी, राधेश्याम प्रगल जी मेरे पिताजी, चौंच बनारसी, राम कुमार चतुर्वेदी, चंचल आते थे शिवपुरी से, भरत व्यास आते थे, कवि प्रदीप, जमी हरियाणवी, ओम प्रकाश आदित्य, अल्लड़ भी गानेरी, सुरेंद्र जी, और ये सब तो अगले कवि हैं, लेकिन हम पुराने लोगों में थे। झंडा गाढ़ा बाल कवि बैरागी, पारस भ्रमर में, ब्रजेंद्र अवस्थी में, और ऐसे लोग रहे जिनके बारे में सुरेंद्र जी अभी बैठे बैठे बता रहे थे कि लाल किला किसने लूटा, वो किसी शासक ने नहीं लूटा, वो कवियों ने लूटा। तो उसमें किसने लूटा साहब? अरे पारस भ्रमर ने लूटा नहीं साहब, इसने लूटा, उसने लूटा। कई सारे लुटेरों के नाम लिए जा रहे थे। तो वो एक ऐसा मामला था जिसमें हंसी हंसी में ऐसी बात कह दी जाती थी कि आप तैयार रहिए पिटने के लिए। राजनीतिक वक्तव्यों के साथ साथ ये भी सुन लीजिए कि आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए, और इश्क करने के लिए केवल कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। तो इश्क अगर हिंदी से भी कर रहे हो तो भी चांद को मजबूत बना के जाना। तो वो गुरुवर थे, उनका गुरुकुल था। भगीरथ प्लेस एक ऐसा स्थान था, पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान, जहां पे धोक न बजाई तो आप अशोक न बन पाओगे। मैं भी, और मुझसे इतना प्यार करते थे कि अगर मैं उनको याद करूंगा तो शायद आंख छलछला सकती है। अद्भुत, मन से, हृदय से प्यार। वे कहते थे कि कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, कवि तो बहुत बड़ी चीज है, उसके पास शब्द शक्तियां हैं, उसके पास शब्द निर्माण करने की क्षमता है। एक कल्लोलिनी नाम की संस्था उन्होंने बनाई थी, और अब जहाँ राजीव चौक है और वहाँ बाजार है उसके नीचे तलहटी में, वहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यालय हुआ करता था। वहाँ सब कवि आते थे, कवियत्रियाँ भी आती थी। सरला भटनागर जी को देखा मैंने वहाँ, वो मैं 7 देवरों की भागी है ना, मैं बड़ भागी, तो वो कविताएं, और मुझे भी अवसर मिला वहाँ जाने का। वहाँ पे क्या था, एक आकर्षण और था कि वहीं जनपद के पीछे एक दुकान थी जहाँ मालपुआ मिलता था और रबड़ी मिलती थी। तो वो फिर अंत में वो वहाँ से आती थी, क्योंकि वे इस बात के बड़े शौकीन थे कि वे स्वयं खाएं न खाएं, लेकिन उनको पता लग जाता था कि हालांकि कम दिखाई दे रहा है पर तेने नहीं खाया है, क्योंकि कोई आवाज ही नहीं आई खाने के बाद कि क्या होता। तो ये जो सिलसिला चला, जो आज तक भी चल रहा है, सलवार चली, हास्य रस के हल्ले चले, फिर आराम करो, क्या करोगे काम करके, रबड़ी मालपुआ खाओ, जनपद की दुकान जिंदाबाद। उसके बाद जो उनका स्वरूप रहा परिवार की ओर, कि परिवार को जोड़ो, ऐसे नहीं कि प्रेमिका को ही आप देखें, आप पत्नी को देखिए, पत्नी को परमेश्वर मानिए। तो ये बात भी खूब चली, साला साली ससुराल चलो, पत्नी को परमेश्वर मानो, ये भी उनके नाम से जुड़ गई चीज़ें। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि नारद जी क्या खबर लाए हैं और यत्र तत्र सर्वत्र क्या घटित हो रहा है, वे
उसकी ओर भी ध्यान दें। अनुपम आयोजक थे, संगठनकर्ता थे। भागीरथ पैलेस में कौन कौन नहीं गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वो सबको बुलाते थे, लेकिन एक अवसर 63 के बाद सन 83 में ऐसा आया कि मैंने उनको बुलाया। वो था दूरदर्शन का वह कवि सम्मेलन जो दूरदर्शन के रंगीन होने के बाद पहली बार 2 घंटे का हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया था, और जिसने कि हास्य कविता को इतना लोकप्रिय बना दिया कि अब वो अखिल ब्रह्मांडीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाला एक समारोह बन गया है। उसकी अध्यक्षता हमारे ताऊ जी पंडित गोपाल प्रसाद व्यास ने की थी। उसमें 22 कवि आए थे, 22 कवि, और उसमें हिंदी के भी थे, उर्दू के भी थे। वे हिंदी के लिए समर्पित पत्रकार थे, ये तो बताया ही गया है। विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया कि इतने वर्ष तक निरंतर किसी व्यक्ति ने 2 कॉलम लिखे। और मैं आपको बताऊं, आज मुझे इतनी खुशी हुई कि दैनिक हिंदुस्तान का एक पेज उनको समर्पित किया गया है, और नारद जी खबर लाए हैं का एक कॉलम उसमें उन्होंने दिया है, और उनकी आत्मकथा कहो व्यास कैसे कटी, उसके भी अंश उसमें दिए गए हैं। ये बहुत अच्छा है कि एक अखबार अपने पुरस्कर्ताओं को याद करे कि इनकी चेतना से वो निकला था। तो वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, असाधारण संघर्षशील परिश्रमी थे, असाधारण राष्ट्रीय चेतना से संपृक्त थे। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, और कदम कदम बढ़ाए जा। ये उनके प्रसिद्ध गीत हैं जिनको कि बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ते हुए हम देख आए हैं। तो उन्मुक्त और अनायास मस्ती के पर्याय थे पंडित गोपाल प्रसाद व्यास। ठिठोली और कहकहों के सम्राट थे पंडित गोपाल प्रसाद व्यास, और हिंदी भवन का निर्माण करने के लिए कभी कभी उदास थे पंडित गोपाल प्रसाद व्यास। हिंदी जगत की एक अद्भुत विभूति। इस रचनावली में मैं समापन की ओर अपने वक्तव्य की आ गया हूं। उन्होंने कहा, इसमें उनकी आत्मकथा के भी कई प्रारूप हैं। मेरी आत्मकथा, अब इस वक्तव्य के बाद मैं बैठ जाऊंगा। मेरी आत्मकथा सत्य के प्रयोग नहीं है, न असत्य को गल्प रूप में देने वाली कोई सत्य कथा है। विश्व इतिहास की झलक भला मैं कैसे लिख सकता हूं। मेरी कहानी नेहरू की जुबानी भी नहीं है, न ये राम कहानी है, न कृष्ण कथा। आधुनिक साहित्य के नाम पर रोमांटिक काम कथा की नहीं है। आधुनिक साहित्य के नाम पर रेखांकित किए जाने योग्य बात है। आधुनिक साहित्य के नाम पर रोमांटिक काम कथा भी नहीं है। यह तो एक कामगार की कहानी है, एक मसीहजीवी के लेखन का लेखा जोखा है। पढ़ना तो मेरे होकर पढ़ना, इस रचनावली को पढ़ना तो मेरे होकर पढ़ना। अब मैं चाहूँगा कि हम उस रचनावली का लोकार्पण यहाँ हो। हमारे बीच हमारे अतिथि हैं ही, और जो सामने व्यंग्यश्री पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार बैठे हैं, प्रेम जन्मय जी और आलोक पुराणिक जी, मैं चाहूँगा कि वो भी मंच पर आ जाए ताकि इस रचनावली का हम लोकार्पण कर सकें। जी,
भरपूर होगा।